ईद कुर्बा गुजर गई, लेकिन कहा जा रहा है कि बाजार सियासत की मंडी में गहमा गहमी अब शुरू होगी। अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ एपीसी के लिए तैयार हो रही है, जबकि वफाकी वजीर शेख रशीद साहब को ईद के बाद एपीसी के बजाय सिर्फ मुहर्रम नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जमीयत उलमा इस्लाम फे मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाराज नजर आ रही है। कश्मीर पर दफ्तर खारजा की मजलिस मुशावरत में मुस्लिम लीग नून ने कई कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है उसने शिरकत नहीं की उस मुशावरती इजलास में, जिससे लगता यह है कि अपोजिशन के आपस में इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं। क्या अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ एपीसी बुलाने में कामयाब होगी? अगर होगी तो कब तक वो एपीसी हम देख सकेंगे कि हुई है? एपीसी में अपोजिशन का एजेंडा क्या होगा और क्या मुंतशिर अपोजिशन किसी एक लाहे अमल पर मुत्तफिक होगी? बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। जी वालेकुम सलाम। एहसन साहब, शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि ईद के बाद एपीसी तो नहीं हो रही लेकिन मुहर्रम जरूर आ रहा है, इस पे आपका क्या टेक है? जी देखिए, शेख रशीद साहब भी ठीक कह रहे हैं और मैं भी ये ठीक कह रहा हूँ कि ईद के बाद एपीसी आएगी, जिसमें तमाम जमातें इंशाल्लाह मिलकर बैठेंगी और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए एक अपोजिशन का मुश्तरका लाएअमल इख्तियार करेंगी। अच्छा, इख्तियार करेंगे, क्योंकि अच्छा बातें गिरफ्तारियों की और मुकदमात की भी की जा रही हैं। देखिए ना, हुकूमत के पास तो सिर्फ एक ही हथियार है और वो ये है कि जब से ये हुकूमत में आई है कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, आवाम को रिलीफ नहीं दे सकी, मईशत पे काबू नहीं पा सकी, पाकिस्तान के मसाइल को हल नहीं कर सकी। वो मीडिया को और अपने मुखालफिन को दबा कर गिरफ्तार करके आवाम की तवज्जो भी हटाती है और ये भी कोशिश करती है कि उसके ऊपर दबाव में कमी आए। तो इसलिए इस बात का हमें अंदाज़ा है कि जब अब हुकूमत दबाव के अंदर है, वो कॉर्नर हुई हुई है, वो बंद गली के अंदर जा चुकी है अपनी कारकर्दगी की वजह से, तो वो कोशिश करेगी यकीनन कि अपोजिशन के लोगों को दोबारा गिरफ्तार करके अपने लिए थोड़ी आसानी पैदा करे। लेकिन इससे आसानी नहीं पैदा होगी, इससे उसकी मुश्किलात में और इजाफा होगा। पाकिस्तान का इमेज दुनिया के अंदर मजीद बदनाम होगा, क्योंकि अब तक जितनी गिरफ्तारियां हुकूमत ने की हैं, एक एक करके वो सब की सब झूठी साबित हो चुकी हैं। अच्छा, तो एहसन साहब, अब मुश्किलात तो हुकूमत के लिए ज़ाहिर हैं, कोरोना भी उनके दौर में आ गया, लेकिन मुश्किलात अपोजिशन के हवाले से भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम फे का जो कहना है वो ये है कि अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें जो हैं वो हुकूमत की सहूलतकार हैं। वो ज़रा नाराज़ नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं, मतलब वो ये कहते हैं कि आप लोग शायद हुकूमत के हक़ में काम कर रहे हैं। कश्मीर पर जो दफ्तर खारजा की मजलिस मुशावरत है उसमें मुस्लिम लीग नून की कोशिश के बावजूद जमीयत उलमा इस्लाम फे की शिरकत नहीं हो सकी। लगता है JUIF नाराज़ है आप लोगों से, ख़ास तौर पर नून लीग से। देखिए, असूलन तो मुस्लिम लीग नून भी उसी मौक़िफ़ पर जाए जिस पर JUIF है, लेकिन एक बड़ी अपोजिशन जमात होने के लिहाज से कुछ इश्यूज़ के ऊपर हमें थोड़ी ज़्यादा एक कौमी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए बादले नाखास्ता शिरकत करनी पड़ती है। क्योंकि अब ये मसला कश्मीर का था, हमारी सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि इस कॉन्फ्रेंस में हम शिरकत ना करके कोई आलमी सतह पर ऐसा पैगाम दे, अगरचे हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इस दिन वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म हाउस में तमाम कौमी क़यादत को इकट्ठा करके दुनिया को एक पैगाम देना चाहिए था। अब आप ये देखिए कि वज़ीर आज़म साहब इतनी बड़ी अना के मालिक है, इतनी बड़ी खुदी के मालिक है, इतनी बड़ी ईगो के मालिक है कि उन्होंने कश्मीर के मसले पर भी मुनासिब नहीं समझा कि उनकी शान में ये गुस्ताखी होगी कि वो अपोजिशन के साथ बैठे नजर आएंगे या तस्वीर नजर आएगी, और वजारत खारजा में वजीर खारजा को कहा कि आप ही ये फरीजा सर अंजाम दें। तो और इससे पहले जब भारत में फोटे तो उनके पास आता है, उन्होंने जी है तो फोटे शाह महमूद कुरैशी साहब का ना, फॉरेन मिनिस्टर तो वो हैं। तो कश्मीर शाह महमूद कुरैशी साहब का फोटे नहीं है, ये पाकिस्तान का फोटे है। और अगर वजीर आज़म साहब इस मौके के ऊपर कौमी क़यादत को इकट्ठा करते, इससे पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पे मकबूजा कश्मीर के अंदर एक बहुत पुरजोर पैगाम जाना था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उनकी अपनी ईगो इतनी बड़ी है, उनकी शान इतनी बड़ी है कि वो बादशाह सलामत हैं, वो किसी के साथ बैठ नहीं सकते। लेकिन सर, ईगो के हवाले से फिर आपके कुछ ट्वीट से उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि एहसन इकबाल साहब की ट्वीट जो है वो हिंदुस्तान में बड़ी सेलिब्रेट की गई, बड़े अखबारों में वहां पर छपी, लोगों ने उस पर बड़े कमेंट किए। मैंने जो ट्वीट की थी, अगर वो भारत में सेलिब्रेट हुई है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने ये कहा था कि जो नया नक्शे में दावा किया गया कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया है, ये एक नाटक और ड्रामा है। चूंकि जम्मू कश्मीर 1947 से पाकिस्तान के नक्शे का हिस्सा है,
हम बचपन से हर अपनी किताब में, हर जियोग्राफी की क्लास में मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा समझते आए हैं। और अगर हिंदुस्तान इस बात को सेलिब्रेट कर रहा है तो इससे और ज्यादा खुशी की बात क्या है कि 47 से जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन वो हिंदुस्तान जो है आपकी ट्वीट को सेलिब्रेट कर रहा है और नक्शे पर जो है वो मातम कर रहा है। दरअसल जो अभी इन्होंने जारी किया है उस नक्शे को तो इंडिया में वेलकम नहीं किया गया। देखिए, नक्शे के साथ सिचुएशन नहीं बदलती। मैं आपको फिर कहूंगा कि ये गिमिक्स हैं, ये पीआर गिमिक्स हैं। आज कश्मीर का मसला, कश्मीर के लोगों के मजालिम नक्शों से खत्म नहीं होंगे। इसके लिए एक मजबूत सफारतकारी की जरूरत है। पाकिस्तान एक मुस्लिम न्यूक्लियर कंट्री है। क्या दुनिया में कोई और मुसलमान मुल्क है जो इस ताकत का हामिल हो? हम इस कदर कमजोर और बेबस हो गए कि ओआईसी पे सरबराही इजलास नहीं बुला सके। चलें, सरबराह हमारी बात नहीं सुनते, हम वज़ीर खारजा का इजलास बुलाते। हम इस्लामी दुनिया को कायल करते कि वो भारत का इक्तिसादी बाइकाट करें क्योंकि वो खून से होली खेल रहा है, मुसलमानों के खून से कश्मीर के अंदर। उल्टा मुसलमान मुल्क उसको आला तरीन अवार्ड दे रहे हैं, हम तमाशाई बने रहे, कुछ नहीं कर सके। आप बताइए, वजीर आजम साहब ने, वजीर खारजा ने, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन ने, वजीर कश्मीर अमूर ने पिछले एक साल में कितने ममालिक के कश्मीर के 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर दौरे किए हैं कि जनाब कश्मीर के अंदर मुसलमान मर गए हैं, कश्मीर के लोग लॉकआउट के अंदर उनका दाना पानी खत्म किया जा रहा है, उनकी जो वहाँ पे पूरी एक डेमोग्राफी है वो चेंज की जा रही है, वहाँ इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट है, वहाँ जेनोसाइड बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सही है कि इजलास होने चाहिए थे, बुलाए जाने चाहिए थे। नक्शे दोबारा छापने से भारत की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? बात यह है कि आपको भारत को एक सफारतकारी के जरिए टफ टाइम देना है। आपने तो कश्मीर के अवाम की आवाज बनना है। लेकिन मेरा ख्याल है आपकी एहसन साहब, आपकी ट्वीट समझ में आ गई है हुकूमत को। कल शाह साहब ने इंटरव्यू दिया है तो उन्होंने कहा है कि अगर सऊदी अरब हमारे साथ मिलेगा तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम फिर उसके बगैर ही आगे बढ़ जाएंगे। जी देखिए ना, ये वो फोरम्स हैं और खास तौर पे जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, वजीर खारजा साहब ने जितने दौरे पिछले एक साल में अपने हल्के मुल्तान के किए हैं, उसके आधे दौरे इनको चाहिए था कि एक दिन ये नजर आते बेल्जियम में ईयू में खड़े हुए नजर आते, दूसरे दिन ये फ्रांस खड़े नजर आते हैं, तीसरे दिन जर्मनी खड़े नजर आते हैं, चौथे दिन डेनमार्क खड़े नजर आते हैं, पांचवें दिन ये जापान खड़े नजर आते हैं, छठे दिन ये ऑस्ट्रेलिया, अगले दिन न्यूजीलैंड खड़े नजर आते हैं। पूरी दुनिया में इनको चाहिए था एक तूफानी दौरे करते, दुनिया को झंझोड़ते, उन्हें बताते कश्मीर के अंदर क्या जुल्म हो रहा है। हम इंतजार करते रहे हैं कि एक साल पूरे होंगे, एक साल की सालगिरह मनाएंगे भारत के कब्जे की। ये जुल्म है उन कश्मीरी नौजवानों के साथ जो पाकिस्तान का परचम लपेट के अपने सीने भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने पेश करते रहे कि आओ हमें पाकिस्तानी झंडे के साथ गोली मारो। हमारा हक तो ये था कि हम उन नौजवानों की आवाज करते, उनके सही मानों में सफीर बनते और जाते, मुल्को जाते। लेकिन चलें, अब 5 अगस्त को हमने जो करना था तो इस नक्शे के अलावा फिर और क्या कर सकती थी गवर्नमेंट आपके ख्याल में? मैं कहता हूं कि हमें 5 अगस्त का इंतजार नहीं करना चाहिए था। पूरा साल गुजर गया है, पूरे साल में एक दौरा ना वजीर आजम ने किसी मुल्क का 6 महीने तो कोरोना ने खा लिए ना दरअसल, हमारे सारा निजामी दरहम बरहम हो गया। कोरोना वायरस भी तो आ गया ना। देखिए ना, कोरोना तो आया अभी ये फरवरी मार्च में, अगस्त से लेके अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी, फरवरी, 7 महीने गुजर गए। 7 महीनों में कहीं निकले, ये कहीं भी किसी जगह नहीं निकले। चलिए, आप निकल नहीं सकते थे, कोरोना आ गया, सुबह शाम आपको फोन के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सफारतकारी नजर आना चाहिए था करते हुए। ठीक है, अच्छा फिर वो ये सवाल भी करते हैं एहसन साहब, हुकूमत फिर ये सवाल भी करती है कि नून लीग भी तो हुकूमत में थी, उन्होंने कितने इजलास बुला लिए कश्मीर के ऊपर? जी देखिए, नून लीग जब हुकूमत में थी, अल्हम्दुलिल्लाह भारत को जुर्रत नहीं हुई थी ये इंतहाई कदम उठाने की। ये तो एक बहुत बड़ा तारीख के ऊपर धब्बा है, सकूत कश्मीर का धब्बा है जो इस हुकूमत पे लगा है। 72 साल में भारत ने कभी पाकिस्तान को इतना या कश्मीर को नवाला तार नहीं समझा था कि नहीं, लेकिन मसला कश्मीर तो था ना, ऐसा कदम उठाए। कॉन्फ्लिक्ट तो था ना हमारा भारत के साथ, कॉन्फ्लिक्ट तो था। मैं तो उसके बारे में कह रही हूँ कि वो पूछते हैं कि आप लोगों ने इजलास नहीं बुलाए तो फिर हमें क्यों कह रहे हैं कि हम इजलास बुला लें? हमने नहीं, देखिए हमारे और इनके दौर का मसला एप्पल्स एंड ऑरेंजेस है। हमारे दौर में कश्मीर हड़प नहीं किया था हिंदुस्तान ने,
हमारे दौर में कभी जरूरत नहीं हुई थी हिंदुस्तान को इतना इंतहाई कदम उठाने की। और अगर खुदा ना खास्ता हमारे दौर में ये कदम हुआ होता तो आप देखते 1 महीने के अंदर नवाज शरीफ साहब पूरी दुनिया के इस्लामी सरबराहों को इस्लामाबाद में लाकर बैठाते और उन्हें कहते कि हमारे साथ आवाज मिलाए। वो अपने मफादात को साइड पे रख के आ जाते। जी बिल्कुल आते। देखिए ना, नवाज शरीफ साहब के 25-30 साल से ज्यादातर इस्लामी सरबराहान जो हैं उनसे जाती मुरासिम थे। हमारे पास तो एक ऐसे वजीर आजम है जिसको मिलते हैं पहले विजिटिंग कार्ड देते हैं कि आई एम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, किसी से जिंदगी में नहीं मिले वो। तो ये बड़ा फर्क होता है। दुनिया में सफारतकारी इसी तरह होती है, जो जाती मरासिम है, जो एक दूसरे सरबराहान के आपस में ताल्लुकात होते हैं, वो मुल्कों का असासा होते हैं। मुल्कों की सफारतकारी ऐसे ही हुआ करती है। और हमने एक नई अप्रेंटिस हुकूमत को बिठा लिए जो ना किसी को जानती है ना डिप्लोमेसी को समझती है। नहीं, लेकिन ट्रंप तो इनको ऑफर्स कर रहे हैं। एहसन साहब, ट्रंप तो इनको ऑफर्स कर रहे हैं। मीडिएशन की ऑफर ट्रंप ने इनको की है, नवाज शरीफ साहब को तो नहीं की। देखिए, जैसी मीडिएशन की ऑफर ट्रंप साहब ने की और ये वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं और उसके बाद मोदी सरकार ने कश्मीर को हड़प कर लिया, ऐसी मीडिएशन तो ये मुस्तरद करके आ जाते तो बेहतर था। पता नहीं वहां पर क्या सौदा करके आए हैं, वहां पे क्या अंडरस्टैंडिंग करके आए हैं। और हमें इन्होंने बताया कि मोदी इलेक्शन जीत गया, मैं दुआ करता हूं कि ये जीत जाए तो उसके बाद कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। फिर आप ये देखिए कि मोदी सरकार ने तकरीबन 2 महीने पहले तकरीबन 2 लाख वहां पर फौज उतारी मकबूजा कश्मीर में। मोदी सरकार का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर 1 महीना पहले बैठ के एनेक्सेशन के बंदोबस्त देखता रहा। इनकी आंखों पे पट्टियां बंधी रही। इनका फर्ज था कि ये दुनिया को बाखबर करते कि आप रोकिए जो कुछ ये करने जा रहे हैं। इंडिया के इलेक्शन के हफ्ता बाद बीजेपी कश्मीर के सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम कश्मीर को अनेक्स करने जा रहे हैं। किसी ने नोटिस ही नहीं लिया, क्योंकि ये हुकूमत सोती रही है जैसे हर शोबे के अंदर इनकी अबतरी है, उसी तरह इस महाज में भी इन्होंने पाकिस्तान के लिए और कश्मीर के लिए इतना बड़ा हादसा रूनुमा कराया है कि जिसकी तलाफी करने में अब शायद बहुत लंबा हमें सफर काटना पड़ेगा। ठीक है एहसन साहब, एक और चीज़ भी है बड़ी अहम। नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी लोग पूछ रहे हैं कि उनकी वापसी का क्या इम्कान है पाकिस्तान। जी, नवाज शरीफ साहब बिल्कुल पाकिस्तान आएंगे और जो ही डॉक्टर्स उनकी सेहत के बारे में उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट देंगे तो वो एक दिन ज़ाय किए बगैर आएंगे। आपको पता है इससे पहले जब उनकी अहलिया बिस्तर मर्ग पे थी वो उन्हें छोड़कर आ गए थे और कानून के सामने उन्होंने खुद को पेश किया था। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब के खून में, उनकी सियासत में पाकिस्तान की धरती की मोहब्बत है और वो जो ही सेहतयाब होंगे वो वापस आएंगे। ठीक है। अच्छा एहसन साहब, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और जाते जाते मैं चाह रही थी क्विकली आपसे पूछ लूं कि अब आपको क्या लगता है कितने दिनों में या कितने हफ्तों में एपीसी हो जाएगी? जी, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी रवां महीने के अंदर एपीसी हो जाएगी। हम अगले 1 हफ्ते में रहबर कमेटी के इजलास की तवक्को कर रहे हैं जिसमें सीनियर लीडर्स बैठ के उसका एजेंडा तय करेंगे, सिफारिशात बनाएंगे सीनियर लीडरशिप के लिए और फिर इसी माह के अंदर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एपीसी भी हो जाएगी। ठीक है। और शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब के मरासिम ठीक ठाक हैं? क्योंकि वहाँ पे भी कुछ ऐसी खबरें आती हैं कि जरा हल्की फुल्की नाराजगी की मौसीकी वहाँ पे शायद वहाँ पर भी चल रही है। नहीं, वहाँ तो बल्कि बहुत ज्यादा टेलीफोन के ऊपर एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात की जो मौसीकी है वो सुनने को मिली है। पिछले दिनों उनका आपस में बहुत ज्यादा राब्ता रहा है और तमाम अपोजिशन पार्टीज अब यकसू हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ जिस तरह पाकिस्तान के अवाम यकसू हैं कि इस हुकूमत की नाअहली और नालायकी का एक एक दिन पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है। आप देखिए ईद की खुशियां लोग नहीं मना सके, कहाँ पे लेकिन कल ML1 की मंजूरी दे दी है इस हुकूमत ने। ML1 की मंजूरी 2 साल की ताखीर से दी गई है। ये 2016 में चाइना से जाके मैंने नेगोशिएट किया था। इसके बाद 2018 में इसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल हो गई थी। इसे 2018 में लॉन्च होना चाहिए था, लेकिन बजट में सिर्फ 6 अरब रुपए रखे हैं जिससे 200 साल लगेंगे इसको मुकम्मल करने के लिए। इसके लिए कम से कम 150 अरब रुपया सालाना बजट के रखना चाहिए था। ठीक है, बजट ज्यादा होना चाहिए था। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे एहसन इकबाल साहब, आपका वक्त निकाला।